इतने सारे लोग जो है साथ देंगे। आज से लगभग साल भर पहले हम लोगों ने शुरू किया था और इस क्षेत्र में एक एक करके लोगों से मिलना जुलना हम लोगों ने शुरू किया था, बात करना शुरू किया था, समझाना शुरू किया था, किसी को होटल में बुला के, किसी के घर पे जाकर, और धीरे धीरे करके जो है लोगों को विश्वास दिलाया प्रोडक्ट के बारे में, संस्था के बारे में। बहुत सारे सवाल अमूमन सबके होते हैं, जो भी नए लोग बैठे हैं उन लोग के भी होंगे, जो लोग थोड़ा पहले अभी जुड़े हैं उन लोगों के भी थे कि ऐसा वैसा बहुत आता है, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, हम आप ही की कंपनी का दवा या प्रोडक्ट क्यों यूज करें, आप में विशेषता क्या है, बहुत सारी कंपनियां हैं आती जाती हैं, हम इसमें सेल्स एंड मार्केटिंग का जो काम है हम इसमें क्यों जुड़े, हम क्यों लोगों को प्रमोट करें, बहुत तरह की चीजें थी। लेकिन उसी में से कुछ लोगों ने विश्वास किया, जैसा अनिल जी ने बताया, हमसे सवाल पूछे कि डर लग रहा था कि नहीं लग रहा था। जब पहली बार जब आपने 2 लाख रुपया लगाया तो आपको भी डर लग रहा था, मन में था कि कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं बाकी जगह पे ज्यादातर लोग शिकार हो जाते हैं तो कहीं मेरे साथ भी ना हो जाए, माल मेरा फंस ना जाए, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन व्यवसाय है, व्यवसाय में रिस्क उठाना ही पड़ता है। तो आपने रिस्क उठाया, हिम्मत किया और उसका परिणाम आपको मिला और आप संतुष्ट हुए और लगातार सेल बढ़ता गया और एक समय के बाद आपको खुद रियलाइज होने लगा कि ग्राहक आते हैं और ग्राहक लौट के जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से और सामान उस हिसाब से उपलब्ध नहीं रहता है, सेल बढ़ता जा रहा है, तो अब हमको स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा और चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप लोगों ने अनिल जी ने जो है डिसीजन लिया और उसके फलस्वरूप जो है आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि और भी डिसीजन इस तरह का आगे उनको लेना पड़े। बहुत मजबूत है हमारे अनिल सर। और ये सब कुछ चीजें जो दिख रही है ये धीरे धीरे, अभी तो हमने 40% जगह लिया है, बाकी भी हम 100% ले लें, सब हटाना पड़े, सारा अपने कार्टून इधर से उधर अपने कार्टून भरे हुए हों। 1 आध साल में ऐसा प्रयास करेंगे आप लोग के सहयोग से कि फुर्सत ही ना मिले इधर से कुछ और सोचने का, ये शोरूम हम लोग को समर्पित कर दे अनिल जी, क्यों अनिल जी? ब्रजेश मौर्य मेरा नाम है, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ और पूर्वांचल से काफ़ी करीबी रिश्ता है। गोरखपुर में मैं पैदा लिया, मेरे फादर रेलवे में थे तो मैं गोरखपुर में जन्म लिया और गोरखपुर में पला बड़ा, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ही प्रोडक्ट हूँ, तो मेरे लिए ये सब कुछ घर जैसा ही है सारा। और वर्तमान में हमारा जो मूल गांव है, अभी मैं बिहार में ही रहता हूँ, वहीं से अभी आना हुआ है। अभी आप सभी लोग को एक बार मैं चाहूँगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, यहाँ के बारे में जानते हैं कि यहाँ क्या काम होता है। एक बार प्लीज हाथ उठाएंगे अपने लोग जो संस्था के बारे में जानते हैं पहले से। चलिए एक बार जोरदार ताली हमारे साथियों के लिए। तो हमारे साथ जो साथी हैं उनकी तुलना में जो नए लोग आए हैं वो ज़्यादा है, तो ये अनुमान मुझे लग गया कि ज़्यादातर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है इस संस्था के बारे में। और तो मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कम से कम समय में आप लोग को, क्योंकि आज वर्किंग डे है, सब लोग के साथ अपना कुछ न कुछ काम होगा, तो संस्था के बारे में बता सकूं और हम लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में बता सकूं, प्रयास करूंगा। और साथ में अलग क्या है, बहुत सारी इस तरह की संस्थाएं हैं, तो हम अलग क्या कर पा रहे हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। देखिए ये जो संस्था है वो जयपुर राजस्थान की है और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी, जो कि पूर्व में कृषि वैज्ञानिक रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने 2007 में इस संस्था की शुरुआत की थी, वहां पे रिजाइन करके पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग जड़ी बूटियों की खेती से शुरुआत की थी और 2007 में वृत्तिका हर्बोटेक के नाम से जो है अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला था। आज 18 साल हो गए इस संस्था को आयुर्वेदिक दवाओं को बनाते हुए, इस क्षेत्र में काम करते हुए 18 साल इस संस्था को आज हो चुके हैं। और पिछले 18 सालों में संस्था के बारे में बात करें तो संस्था अभी तक कहां तक पहुंची है, क्या की है, तो पिछले 18 सालों में अभी जितने भी आयुर्वेदिक लगभग प्रोडक्ट होते हैं, चाहे टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में हो, पाउडर फॉर्म में हो, क्रीम फॉर्म में हो, सिरप हो, जूस हो, हर प्रकार के संस्था प्रोडक्ट बनाती है। जयपुर में ही फैक्ट्री है, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी फैक्ट्री को देख चुके हैं। जब आपको भी निवेश करना था 2 लाख से 10 लाख में, तो आप भी फैक्ट्री गए, वहां पे देखे, सारी चीजों को समझे, उसके बाद फिर आपने अपने स्टॉक को बढ़ाया। तो संस्था के बारे में बताएं तो आज भारत की पिछले 18 सालों में संस्था ने जो किया है, सैकड़ों प्रोडक्ट संस्था मैन्युफैक्चरिंग करती है, खुद का सब कुछ अपना
आउटसोर्सेज नहीं है। हमारी संस्था जो है फार्म टू कंज्यूमर अप्रोच पे काम करती है। अब कुछ विशेषता भी मैं साथ में बता रहा हूँ। फार्म टू कंज्यूमर अप्रोच क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है तो वो तैयार होता है प्राकृतिक जड़ी बूटियों से, यानी जड़ी बूटियों की कहीं या तो हम जंगल से कलेक्ट करें या उसको हम खेती करें, तो वहाँ से हम जड़ी बूटियाँ तैयार करते हैं, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में तब्दील किया जाता है और उसके बाद जो है सिरप है, टैबलेट कैप्सूल है, पाउडर है या जो भी चीज़ें हैं, फिर हम उसको पैकेजिंग करते हैं। यानी जो फैक्ट्री होती है उसको वहाँ पे प्रोसेस करके फाइनली पैकेजिंग करके दिया जाता है, फिर लोगों तक पहुँचाया जाता है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और एक्सट्रैक्ट या जड़ी बूटियाँ दूसरे से लेती हैं, खरीदती हैं, जैसे डाबर है, पतंजलि है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो केवल 10 से 20% ही खुद वो कर पाते हैं खेती, और बाकी चीज़ों को लेकर 80 to 90% चीज़ें उनके आउटसोर्सेज रहते हैं, वो बाहर से लेते हैं, दूसरों पे आश्रित होते हैं। उसके बाद फैक्ट्री में भी वो सारी चीज़ें खुद नहीं बनाते, कुछ चीज़ों को वो खुद बनाते हैं और फिर वो बाहर से लेना, लेबलिंग कराना शुरू कर देते हैं, यानी मार्केटिंग ब्रांड उनका होता है और दूसरी जगह से वो माल बनवा रहे होते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ करती हैं और वो दूसरी कंपनियों को बना कर देती हैं और बेचने का काम कोई और करता है। तो इसमें हमारी संस्था के बारे में बात करें तो हमारी संस्था फार्म टू कंज्यूमर अप्रोच पे काम करती है, यानी कि जड़ी बूटियों की खेती से लेकर उसको एक्सट्रैक्ट में तब्दील करने से लेकर उसकी पैकेजिंग से लेकर यहाँ तक कि जो डब्बे वगैरह भी हैं, ये सब कुछ आप जो भी देख रहे हैं, ये सारे डब्बों की फैक्ट्री हमारी अलग है। उसकी पैकेजिंग से लेकर और कंज्यूमर को यानी उसकी मार्केटिंग, कंज्यूमर के हाथ तक पहुंचाने का काम, बेचने तक का काम, ये सारा कुछ संस्था अपने खुद ही करती है। कुछ भी आउटसोर्सेज नहीं है, बाहर से संस्था नहीं करवाती है। जिससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी कम हो पाती है, हम क्वालिटी को ज़्यादा मेंटेन कर पाते हैं, या कॉस्ट जो भी है उस कॉस्ट में हम बेहतर क्वालिटी दे पाते हैं, उसी रेट में बाकी जो कंपनी देती है उसके कंपैरेटिव हमारे यहाँ रिजल्ट बेहतर आता है, हम ज़्यादा बेहतर क्वालिटी दे पाते हैं, क्वालिटी को मेंटेन कर पाते हैं। सब कुछ हमारे अंदर है, हमारे संरक्षण में है, तो कोई गलत होने की संभावना नहीं रहती कि हम किसी कंपनी से माल बनवा रहे हैं, शुरू में अच्छा बना के दिया, बाद में घालमेल करना शुरू कर दिया और हमको पता नहीं चल रहा है। तो इस सब चीज़ें की नहीं रहती है, सब कुछ अपने हाथ में है। तो यही कारण है कि पिछले 18 साल में हमारी संस्था की बात करें तो भारत की जितनी भी प्रतिष्ठित कंपनी है, जितनी भी प्रतिष्ठित कंपनियों का आप नाम जानते हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में है, या कई फार्मा, एलोपैथी फार्मा कंपनियां हैं जो कुछ आयुर्वेदिक सामान जो है बेचती हैं, जैसे कि पतंजलि, डाबर, वैद्यनाथ, हिमालय, झंडो, इमामी, हमदर्द, लीफोर्ड, मैनकाइंड, ऐसे बहुत सारी कंपनियों के, इन सारी कंपनियों के हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाकर उनको देती है, या वर्तमान में भी दे रही है और बहुत सारी कंपनियों को पूर्व में बना के दे चुकी है। भारत के जो टॉप 25 ब्रांड हैं, भारत के जैसे डाबर, वैद्यनाथ, पतंजलि जैसे जो सबसे बड़े 25 ब्रांड हैं, उनमें से 14 कंपनियों को हमारी संस्था प्रोडक्ट बना के दे चुकी है या अभी भी दे रही है। ये हमारी उपलब्धि रही पिछले 18 सालों में। क्यों ऐसा हम कर पाते हैं? क्योंकि फार्मिंग भी हमारा है, रिसर्च भी हमारा है, लैब वगैरह बाकी सारी चीज़ें हमारा सब कुछ है, मैन्युफैक्चरिंग भी हम करते हैं। तो जिस रेट में हम जो क्वालिटी डाबर, वैद्यनाथ या बड़ी बड़ी कंपनियों को दे पाते हैं तो दूसरी कंपनियां जनरली नहीं दे पाती, इसलिए हमसे वो माल बनवाते हैं। उसके अलावा भारत के बाहर जो है 20 से ज़्यादा देशों में संस्था एक्सपोर्ट भी करती है। जैसे रसिया है, रसिया में 80 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज हैं जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। लंदन में यानी ब्रिटेन में, अमेरिका में, ऐसे करके जो है कई कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे प्रोडक्ट को लेते हैं। तो हम लोग बहुत गर्व से जो विदेशी जो ब्रांड हैं, इंटरनेशनल ब्रांड हैं, ऐसे लोगों को बहुत गर्व से जो है करते हैं कि वो हमारे अपने देश की चीज़ हमारे यहाँ बेच के जाते हैं। और जो है अचरज तो ये होता है कि अपने देश में बहुत सारी ब्रांड तो ऐसे हैं कि फैक्ट्री भी हमारे यहाँ लगाया, उत्पादन भी हमारे यहाँ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल जड़ी बूटी भी हमारे ही ले रहे हैं, सब कुछ हमारे यहाँ कर रहे हैं, और उसके बाद हमें ही महंगे दामों में बेच के और प्रॉफिट लेके जो है विदेश चले जाते हैं। तो ऐसा जनरली बाकी क्षेत्रों में होता है, हमारी मजबूरी है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभी भी हम बहुत सारे यूएसए, जापान, बहुत सारी जो है देशों से अभी भी पीछे हैं, तो हमारी मजबूरी है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में तो वो चीज़ केवल हमारी ही धरती पे संभव है, वो जड़ी बूटियाँ और वो जलवायु और सारी चीज़ें वो हमारे यहाँ संभव है, बाकी जगहों पे इतनी प्रचुर मात्रा में चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आयुर्वेद इतना शानदार हमारे पास है, जो हमारे देश की अपनी चिकित्सा पद्धति है, जो कि बीच में विलुप्त सा हो गया था, लेकिन पीछे
धीरे धीरे कुछ लोगों के प्रयास से और धीरे धीरे जैसे लोग एलोपैथ के साइड इफेक्ट को लोग समझना शुरू किए हैं, थोड़ा इस विषय का भी प्रचार होना शुरू हुआ है कि ऐसा ऐसा हो रहा है और बीमारियां नियंत्रित नहीं हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो सबको लेकर धीरे धीरे आयुष मंत्रालय का गठन हुआ और धीरे धीरे बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे अब आयुर्वेद के बारे में लोग समझ रहे हैं, लोग इसका उपयोग बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे जागरूकता बढ़ते बढ़ते बहुत तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं। बेनिफिट क्या है कि इसको लेकर हम कहीं पे भी आश्रित हम नहीं है, हमारी सारी चीजें हमारे देश में उगती है, बल्कि विदेशी लोग हमारे पास एक्सपोर्ट करने का बहुत अच्छा मौका है और कर भी रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां बहुत बड़ी मात्रा में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर भी रही है। यहाँ पर विदेशियों को हमारे पास आना पड़ेगा। ज़्यादातर देशों में क्या है कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं है, वो समझते हैं कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथी को निर्माता है लेकिन खुद आयुर्वेद यूज करना चाहते हैं और हमारे देश से बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे तरह तरह की जो बीमारियाँ हैं, तो जैसे जो ठंडे जो देश हैं जैसे यूएसए है, ब्रिटेन है, रसिया है, वहाँ घुटने कमर का बहुत ज़्यादा ठंडे देशों में दिक्कत है, घुटने कमर का गठिया इस सब बहुत ज़्यादा मात्रा में है। शराब पीने की आदत डेली का रूटीन में है तो लीवर को लेकर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह के हमारे प्रोडक्ट बहुत करोड़ों रुपए में, मतलब समझिए बहुत बड़ी मात्रा में हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जहां बहुत सारी कंपनियों के, पतंजलि और बहुत सारी कंपनियों के सैंपल फेल हो जाते हैं, आए दिन हम देखने में आता है, वहां हम इस सारी चीज़ों को मेंटेन कर पाते हैं और बेझिझक पिछले लगभग 10 सालों से लगातार इन बड़े बड़े देशों में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी ये थोड़ा सा हमने संस्था के बारे में आपको बताया कि संस्था क्या है, क्या कर रही है। अब संस्था का ये था कि अब सारा कुछ अच्छे से चल रहा है। तो आज से 3 साल पहले कोविड पीरियड जब चल रहा था तो संस्था ने प्लानिंग किया कि अब हम मार्केटिंग भी स्वयं करेंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ हम अपना कर रहे हैं, सब कुछ हमारा है और बड़ी बड़ी कंपनियों को दे रहे हैं, लेकिन अब हम मार्केटिंग भी हम अपना करेंगे। और मार्केटिंग करने का मतलब अब हमारा भी आउटलेट होगा। जैसे बहुत सारी कंपनियों की दुकान है, हिमालय, डाबर, वैद्यनाथ, पतंजलि, उसके कुछ सेंटर्स होते हैं। तो इसी तरीके से संस्था ने प्लानिंग किया कि हम भी हर जगह पे अब अपना सेंटर ओपन करेंगे, अपना फ्रेंचाइजी ओपन करेंगे, हमारे भी प्रोडक्ट पूरे देश भर में मिलेंगे और मार्केटिंग को भी अब हम अपने हाथ में लेंगे। इसको लेकर 3 साल पहले ब्रितिका हर्बोटेक जो हमारी मूल जो संस्था है जो 18 साल से चल रही है, तो ब्रितिका हर्बोटेक का ही एक नया डिवीजन लॉन्च किया गया डॉक्टर नेचर वेलनेस के नाम से। आज से 3 साल पहले 15 अगस्त 2021 को डॉक्टर नेचर वेलनेस के नाम से संस्था ने ये प्लानिंग किया कि इस ब्रांड के अंतर्गत हम पूरे देश भर में हम जो है हर जगह पे हम आउटलेट ओपन करेंगे, फ्रेंचाइजी ओपन करेंगे और साथ ही साथ जो है इसको हम फॉरेन में भी लेकर जाएंगे। 20 देशों में तो है ही, लेकिन और अच्छी तरीके से इसको हम फॉरेन में लेकर जाएंगे। संस्था ने इसको जब लॉन्च किया तो ये हुआ कि मार्केटिंग कैसे होगा, ये लोगों तक पहुंचेगा कैसे। तो इसको लेकर जो है मार्केटिंग के कुछ माध्यम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका है कि टीवी पे एडवर्टीजमेंट कराइए, पहले ही 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपया खर्चा करिए, ब्रांड एम्बेसडर तय करिए और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया और ये जो है टीवी मीडिया, ये सारी चीज़ों को जो है हायर करिए, पैसा बैनर होर्डिंग दुनिया भर में करोड़ों रुपए एडवांस में खर्चा करिए, पब्लिक जानेगी, उनके दिमाग में वो चीज़ें बार बार हिट करेगा, आपकी धीरे धीरे ब्रांड वैल्यू बनने लगेगा, लोग दुकान पे खोजेंगे, दुकान वाला आपका सामान लेना शुरू कर देगा। दूसरा तरीका होता है कि हम जो है हमारा प्रोडक्ट वाला है तो हम सेल्स वाले आदमी रखें, दुकानों तक विजिट कराएं, जो दवाई से रिलेटेड आइटम है उसके लिए एमआर रखें, डॉक्टरों को विजिट कराएं, उनको संतुष्ट करें और धीरे धीरे ये चीज़ें करें। तो इस सब दिशा में संस्था पहले भी कुछ प्रयास कर चुकी थी, लेकिन संस्था ने फाइनली 2021 में जो मॉडल तैयार किया, इसको डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में इसको तैयार किया कि हम ना एडवर्टीजमेंट कराएंगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कराने से आम आदमी को फायदा नहीं मिल रहा है। मार्केटिंग में जो भी खर्चे होते हैं उससे प्रोडक्ट तो महंगे हो जाते हैं, लेकिन आम आदमी इसमें जो टीवी स्टार हैं, जो पहले से बहुत अमीर लोग हैं, उन लोगों के पास करोड़ों रुपए जाते हैं, आम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। बाकी एमआर और बाकी चीज़ों में भी जो है रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन सीमित होता है। तो इन्होंने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम इसको गांव-गांव में हम लेकर जा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग आप सभी लोग समझते हैं, जो कि 2016 में कानूनी मान्यता दे दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, और अभी लगातार गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। और जो बहुत सारी कंपनियां हैं चीट फंड और इधर उधर करती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही हैं। तो लगातार इस तरह का प्रयास गवर्नमेंट का चल रहा है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में इसको लॉन्च किया। और मॉडल कुछ इस प्रकार से है कि इसको कोई भी चाहे तो संस्था क्या है कि कोई भी इसकी फ्रेंचाइजी ले सकता है और इसके लिए बहुत निवेश की आवश्यकता नहीं है। संस्था ने देखा कि आज भी आयुष मंत्रालय का
और बाकी चीजों का डेटा क्या कहता है कि अभी भी आयुर्वेद को लोग समझने लगे हैं, जानने लगे हैं कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, फायदा किया तो किया, नुकसान नहीं करेगा। दूसरी बात, लोग को मालूम है कि अगर बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो आयुर्वेद ही कर सकता है। हाँ, तत्कालिक तुरंत से रिजल्ट नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आयुर्वेद से ही होगा। लेकिन इतनी जागरूकता होने के बाद भी अभी समस्या क्या है कि मात्र 10% आबादी हमारे हिंदुस्तान की है जो आयुर्वेद का उपयोग कर पा रही है। वो जानती है, समझती है, लेकिन उनको जो है, जब उनको समस्या होती है तो हमारा उस हिसाब से फैलाव नहीं है। आयुर्वेद की दुकान हर जगह अवेलेबल नहीं है, आयुर्वेद के डॉक्टर हर जगह अवेलेबल नहीं है। जो डॉक्टर लोग हैं वो अंग्रेजी दवाओं में ज़्यादातर आयुर्वेद का डिग्री लेके अंग्रेजी दवाओं को लिखने में लगे हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लेकर जो है ज़्यादातर लोग फिर वापस एलोपैथ में तत्कालिक रिजल्ट और इस सब चीज़ों को देखते हुए मात्र अभी 10% लोग ही है जो गंभीरता से आयुर्वेद का उपयोग कर रहे हैं। 90% आबादी जानती है, समझती है, लेकिन आयुर्वेद का अभी भी उपयोग प्राथमिक तौर पे नहीं कर रही है। अब आप देखेंगे कि आयुर्वेद को लेकर हम बात करें तो दो तरह की बीमारी होती है। एक बीमारी होती है एक्यूट डिजीज के अंतर्गत आता है, मतलब एक्यूट जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है। किसी को कोई भी समस्या हो गई, बीपी लो हो गया, हाई हो गया, गिर गया, स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, पैरालिसिस मार गया, कुछ भी इस तरह की जो समस्याएं हैं, एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस सब के लिए जो एलोपैथ बेस्ड है, जीवन रक्षक है, कि वहाँ उनके पास तमाम तरह की सुविधाएं हैं, सर्जरी है, आईसीयू है, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो वहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं तो हम एलोपैथ में हमको जाना चाहिए। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की, बात आती है क्रॉनिक डिजीज को क्योर करने की, तो वहाँ पे एलोपैथ जीरो, फेल्योर, पूरी तरीके से कुछ नहीं है एलोपैथ के पास। केवल वो बीमारी को मैनेज करते हैं, नियंत्रित करते हैं, आपको जीने लायक बना देते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ों को जड़ से समाप्त नहीं कर पाते। और हम बात कर रहे हैं डायबिटीज का, गठिया का, ठीक है, मोटापा का, और भी बहुत तरह की महिलाओं के बांझपन या और तरह तरह की आजकल दुनिया भर की समस्या है, अस्थमा है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, स्किन का डिजीज है, ऐसे बहुत तरह की समस्याएं हैं जिसका सालों साल, महीनों महीने इलाज चलता है, या यूं कहूँ जीवन भर खाना पड़ता है कि एक बार शुगर हो गया तो जिंदगी भर दवा खाना है। आप चाहे दुनिया के किसी भी डॉक्टर को आप दिखा लीजिए, एक बार थायराइड हो गया तो जीवन भर दवा खाना है, बीपी हो गया तो जीवन भर दवा खाना है, आपको घुटने कमर में दिक्कत हो गया तो पेन किलर जीवन भर खाना है, कैल्शियम और पेन किलर, और तीसरा कुछ है ही नहीं। तो ऐसे करके जो है इस सब चीजों में आयुर्वेद ही कारगर है, एलोपैथ पूरी तरीके से फेल हो जाता है। लेकिन जो मेडिकल इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है इन सब बीमारियों से ज्यादा है, और ये सब बीमारियों को कम से कम इसको आयुर्वेद में आना चाहिए था। तो ये हमारे यहाँ की विडंबना है कि अभी भी बहुत अभाव है, इस तरह की चीजें होती हैं तो लोग अभी भी एलोपैथ में जाते हैं, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स और इस तरह की चीजें के खा खा कर उनका इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाता है, रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और बाद में जब लास्ट में कहीं कोई विकल्प नहीं होता तब आयुर्वेद में आते हैं और कहते हैं, सोचते हैं कि हमको तुरंत फायदा कर जाए। तो इस तरह की चीजें जब भी होती है तो हमको थोड़ा सा आहार विहार, अपना खान पान को ठीक करते हुए अगर हम आयुर्वेद में शुरुआत में ही आए तो हम कुछ ही दिन में उससे निजात पा जाएंगे। 6 महीना, साल भर, ठीक है, 6 महीने से साल भर में हम, चाहे डायबिटीज हो, थायराइड हो, मेडिकल साइंस बोलता है कि ये ठीक नहीं होता, जिंदगी भर दवा खाना है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हो चुके हैं, लाखों की संख्या में कुछ बीमारियों में हो चुके हैं जो आज ठीक हो चुके हैं, जिनका डायबिटीज आज नहीं है, जिनको बीपी की समस्या नहीं है, वो गोली खा रहे थे पिछले कई सालों से, थायराइड की समस्या खत्म हो गई, आज कोई गोली नहीं खाते हैं, ना अंग्रेजी खाते हैं ना आयुर्वेदिक खाते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से फिट है। तो ये ताकत आयुर्वेद के अंदर है। तो अभी इस चीज को लेकर सरकार भी प्रयासरत है, बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर्स में छोटे छोटे कोर्सेज को आयुर्वेद को दिया जा रहा है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि पहले बी फार्मा होम्योपैथी का होता था, डी फार्मा बी फार्मा होम्योपैथी में होता था, अंग्रेजी दवाओं में होता था, आयुर्वेद में नहीं होता था। पिछले कुछ सालों में ही आयुर्वेद में भी डिप्लोमा जो है डी फार्मा होने लगा, बी फार्मा हो गया, आयुर्वेद से भी अब चीजें होने लगी, बहुत तरह की चीजें। सरकार इस बात पे भी अब जोर दे रही है, जिस तरह से जो छोटे डॉक्टर्स होते हैं गांव में जो फैले हुए होते हैं, आरएमपी डॉक्टर बोलते हैं, रजिस्टर्ड, ठीक है, क्वेक बोलते हैं, कुछ लोग झोला छाप डॉक्टर्स बोलते हैं। तो बहुत बड़ी आबादी को इन लोगों ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, बहुत बड़ी आबादी को, जो बड़े बड़े जो है शहरों तक या चीजों तक नहीं पहुंच पाते हैं, छोटी मोटी चीजों को अपने स्तर पे बना के रखते हैं। इस कारण से एलोपैथ जो है हर जगह आसानी से उपलब्ध है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी आयुष मंत्रालय लगातार प्लानिंग कर रहा है कि हम शॉर्ट टर्म के माध्यम से बेसिक जानकारी देकर, क्योंकि आप सभी लोग को ये बात शायद मालूम होगा
कि 80% बीमारियां, आज जो भी हम बीमारियों को देख रहे हैं, हम झेल रहे हैं, हमारे परिवार में लोग झेल रहे हैं, 80% बीमारियों को ठीक करने के लिए विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े डॉक्टर की जरूरत नहीं है। 80% जो समस्याएं हैं, सामान्य जानकारी रखने वाला हम और आप जो कभी बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम और आप सामान्य जानकारी रखने वाले लोग भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 80% बीमारियां ऐसी हैं। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बेसिक नॉलेज जिनके पास थोड़ा सा बेसिक ट्रेनिंग देकर वेलनेस कोच का बहुत तेजी से, वेलनेस एडवाइजर, वेलनेस कोच का बहुत तेजी से डिमांड बढ़ रहा है। सरकार इस पे ध्यान दे रही है, बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराए जा रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सब में पाठ्यक्रम और बहुत सारी चीजें जोड़ी जा रही हैं कि ऐसे लोग जो कुछ दिन का कोर्स करके कुछ नॉलेज लेकर वो लोगों को सलाह दे सके, डायबिटीज, बीपी और इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको लोगों को ठीक कर सके, लोगों को मदद कर सके। और वेलनेस एडवाइजर्स, वेलनेस कोच का ये भी दूसरा एक काम और है कि जिनको कोई बीमारी नहीं है, अभी शुरुआती सिम्टम्स है, बीमारी नहीं है, ऐसे लोगों को बीमार पड़ने से रोका जाए। तो क्या ठीक रहेगा? बीमारी होने के बाद दवा कराना ठीक है कि ऐसा कुछ करें कि बीमार पड़े ही ना? क्या ज्यादा ठीक रहेगा? बीमार पड़े ही ना। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन समस्या क्या है कि हम प्रिवेंशन के नाम पे लोग पान गुटखा खा के सब बर्बाद करेंगे, इधर उधर की चीजों में बर्बाद करेंगे, लेकिन जब अपने शरीर की बात आती है, प्रिवेंशन की बात आती है, तो हम इग्नोर करते हैं। और बाद में जब कुछ नहीं बचता, मजबूर हालात हो जाते हैं, जब हम चलने लायक नहीं बचते, समस्या हो जाती है, तो झक मार के फिर हम जाके भर्ती होना पड़ता है और लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। जिस प्रकार से तमाम जो है जितने भी प्रकार के व्हीकल हैं, जितने भी प्रकार के, चाहे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसको एक निश्चित समय के बाद जो है सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। हमारा कार है, हमारा बाइक है, उसको एक सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है एक समय के बाद। और हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर पता नहीं कितनी मशीनरी काम कर रही है। हार्ट 1 सेकंड भी रुक जाए, 2 सेकंड भी रुक जाए तो आदमी खत्म। तो हार्ट लगातार पंपिंग, लगातार काम कर रहा है, किडनी लगातार काम कर रही है, ऐसे बहुत सारे जो लीवर है, ऐसे बहुत सारे हमारे अंग हैं जो बिना रुके, बिना थके लगातार काम कर रहे हैं। और इनको लिए क्या है कि एक तरफ आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज जितनी भी चीजें हैं, आज हम बीमारियां तेजी से फैल क्यों रही हैं, इसको लेकर अगर हम बात करें, बीमारियां तेजी से बढ़ क्यों रही हैं, फैल क्यों रही हैं, तो आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए जो आहार और विहार बोला जाता है, दवा का लास्ट विकल्प है। जब समस्या बढ़ गई तो दवा की जरूरत है। आहार हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, विहार हमारा सोने उठने बैठने का टाइमिंग, हमारा वातावरण, ये सारी चीजें, आहार विहार बहुत मायने रखता है। लंबे समय तक हम कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं, अपनी आदतों से मजबूर होते हैं, तो तब जाकर हमें कोई बीमारी होती है। इसको सरल भाषा में बताएं तो शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जो भी चीजें चाहिए, शरीर को बहुत तरह के विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, बहुत तरह की जो है चीजें हमको चाहिए होती हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे सारे अंग सुचारू रूप से काम कर रहे होते हैं। पहले के समय में हम जो हमारा खान पान सीजनली अलग अलग तरह की चीजें होती थी, मोटे अनाज खाते थे और तरह तरह की जो सीजनली हमको चीजें मिलती थी, स्वाद वगैरह सब बहुत वो नहीं रहता था, बस सीजनली चीजों को लेते थे, तो हमें वो सारे न्यूट्रिएंट भोजन के माध्यम से मिलते थे और हम स्वस्थ रहते थे, इम्यूनिटी हमारी बेहतर रहती थी, बीमारी यदा कदा किसी को देखने में आता था, शारीरिक श्रम करते थे, मेहनत करते थे। तो जो अमीर लोग होते थे